आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन पर। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में, उसकी जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम लोग समझे थे, जिसमें अंक और संख्या के बारे में, संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ये पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास का ये पार्ट 2 दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो छूट गया था पहला पार्ट में उसको हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे और कुछ सूत्र, इम्पोर्टेंट सूत्र, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, फिर अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। विभाजित का अर्थ होता है कट जाए, मतलब वो सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा जो संख्या स्वयं तथा एक को छोड़कर, स्वयं मतलब खुद से, और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जो है ना कट जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाता है। देखिए, कोई भी संख्या है वो संख्या खुद से कट जाएगा, खुद से उस संख्या को भाग दीजिएगा तो पक्का कटेगा, या फिर एक से भाग दीजिएगा तो पक्का कट जाएगा। कोई भी संख्या है उस संख्या को एक से और खुद से भाग दीजिएगा तो वो कट जाता है। लेकिन जो संख्या एक से और खुद से कटबे करेगा, मतलब दोनों से तो कटबे करेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और दूसरा टेबल से, कोई और दूसरी संख्या से कटेगा, वही संख्या भाज्य संख्या होगा। अगर कोई दूसरा से नहीं कटेगा, केवल एक ही से कट रहा है और खुद से ही कट रहा है, तब वो भाज्य संख्या, तब वो नहीं होगा, तब अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि इसका परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। देखिए, केवल एक से कटना चाहिए और वो खुद से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या या इसी संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या कहता है कि जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होता है। दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड जिस संख्या का होगा वो भाज्य संख्या होगा, और जिस संख्या का केवल और केवल दो ही गुणनखंड होगा, दो ही अभाज्य गुणनखंड होगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन ये जो एक है, एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक है ना, एक गुणे एक, एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या में जाएगा और ना ही अभाज्य संख्या में जाएगा। ठीक है, ना तो भाज्य संख्या में और ना ही अभाज्य संख्या में। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? तो देखिए, एक तो नहीं होगा, दो की बात करते हैं। तो दो का गुणनखंड केवल दो है। देखिए, एक से हम काट सकते हैं दो को, या फिर दो से काट सकते हैं। देखिए, स्वयं से कटा, दो से कटा, स्वयं से कटा, या फिर एक से कट रहा है। तो स्वयं और एक से जो संख्या कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है ये, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए, दो जो है अभाज्य संख्या के जैसे में है। उसके बाद तीन का भी गुणनखंड करते हैं, तीन को हम काटते हैं तो ये एक से कटेगा, नहीं तो तीन से कटेगा, ये दोनों के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए ये भी जाएगा अभाज्य संख्या में ही। उसके बाद चार, तो चार देखिए क्या क्या से कटता है। चार तो एक से कटबे करेगा और चार से भी कटेगा, है ना। इसके अलावा कोई और किसी से कटेगा? ये किसी और से कटेगा, दो से कट जाएगा। देखिए, दो से अधिक गुणनखंड है कि नहीं इसका, इसीलिए ये भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होगा, मतलब वो केवल दुइये गो से कट सकता है, या तो खुद से भाग देने पर कटेगा या फिर एक से भाग देने पर कटेगा। और जो संख्या जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, छः का दो से अधिक गुणनखंड है, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, छः से भी कटेगा, एक से भी कटेगा। उसके बाद आठ है ना,
चलिए इसमें देखिए 5 है, 5 किसी से नहीं कटेगा, केवल 5 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा, केवल 2 गुणनखंड है। 7, 7 का भी 1 और 7 ही गुणनखंड होगा। 11, 11 भी 11 ही से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, है ना। तो ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है, और भी कई सारा होगा, और ये सभी के सभी भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसपे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बनाना तो उसमें हमको ये बहुत ही काम देने वाला है, उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 में ही हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। बहुत सारे बच्चे को केवल यही पता होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर रट लिया, हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लेकिन इसके बारे में जो है, इसकी जो बेसिक चीज है, इसके अंदर की बात को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये ए होता है ना, ए होता है, ए को भाज्य कहते हैं। ठीक है, बी जो होता है बी को भाजक कहते हैं, और क्यू जो होता है क्यू को भागफल कहते हैं, और यहाँ जो आर होता है इसमें उसको शेष या फिर शेषफल कहते हैं। ठीक है, देखिए बचपन में जब हम लोग भाग सीखते थे तो उस समय एक सवाल मतलब एक सूत्र दिया जाता था भाग को चेक करने के लिए। सूत्र क्या था? सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये सूत्र लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, मतलब भाजक में भागफल से गुना करके या शेषफल को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर अगर ये भाज्य के बराबर आ गया तो हमारा भाग सही होता था, नहीं तो गलत माना जाता था भाग को। ठीक है, यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने भाज्य को मान लिया ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर, है ना। यूक्लिड भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो इसी सूत्र को जो है थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और भाज्य का नाम रख दिया ए, भाजक का नाम रख दिया बी, भागफल का नाम रख दिया क्यू और शेषफल का नाम रख दिया आर। तब जाके उन्होंने बनाया ए बराबर बी गुने क्यू, तो बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये चीज चौथी पांचवी के क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि भाज्य कहाँ होता है। देखिए ये भाग में मिलता है आपको। भाग जहाँ देते हैं ना हम लोग, तो जिस संख्या में जो भाग देते हैं, जिस संख्या को हम काटने जा रहे हैं भाग देकर, उसी संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं या फिर ए। ठीक है, और जिस संख्या से भाग लगाते हैं ना उसको भाजक कहते हैं यानी बी। और जितना मर्तबे जो लगता है, जैसे 5 मर्तबे 6 मर्तबे लगाते हैं ना हम लोग, तो उसी को भागफल कहते हैं यानी कि क्यू। ठीक है, और जो नीचे बचा वो शेषफल कहलाएगा या शेष कहलाएगा, इसको आर। ठीक है, चलिए देखिए एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी भाग में शेषफल जो होता है ना, शेषफल जो होता है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। किसी भी भाग में उसका जो शेषफल होगा ना वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, है ना। लेकिन जिससे भाग देते हैं ना उससे हमेशा छोटा होगा, ये बात याद रखिएगा। आप कोई भी भाग ट्राई कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम भाग देते हैं 5 से 7 में, तब 5 इकाई 5 और शेषफल कितना आया? 2 आया। जैसे 5 से हम 10 में भाग देते हैं तो 5 दूना 10, कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ देखिए शेषफल बोले तो आर, देखिए अब यहाँ आर का मान कितना आया? तो 0 के बराबर आया कि नहीं आया? कट गया है तो 0 आएगा शेषफल। तो आर का मान कितना आया? 0, मतलब आर किसके बराबर है? 0 के बराबर। और यहाँ देखिए यहाँ जो आर है, यहाँ जो आर है वो 0 के बराबर है? नहीं है, 0 से क्या है? बड़ा है, 0 से बड़ा है कौन? आर का मान। तो 0 देखिए शेषफल जो है आर का मान जो है या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है ना। आर का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जिससे आप भाग देते हैं उससे छोटा ही होगा। देखिए 5 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 2 आया ना, इससे छोटा है ना। अब यहाँ देखिए 5 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 0 आया, इससे छोटा है ना, है। मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, मतलब शेषफल। शेषफल आपका 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए ये है चिन्ह, इधर होता है बड़ा और इधर हो गया आपका छोटा। ठीक है, और इसी में ये चिन्ह लगा दिए तो बड़ा या बराबर हो गया।
तो 0 से बड़ा होता है r का मान या 0 के बराबर होता है, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होता है, 20 से हमेशा छोटा होता है। यानी कि किसी भी भाग में शेषफल जो होता है मतलब r या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। शेषफल जो होता है r वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक यानी कि 20 से जो है हमेशा छोटा होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ पर कुछ सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग हमको कब करना है? देखिए, जब सवाल में दो संख्या दे देगा आपको और कहेगा कि इन दोनों संख्या का HCF और LCM जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। HCF भी निकालने के लिए कहेगा दो संख्या का, और उसी दोनों संख्या का LCM भी निकालने के लिए कहेगा। और फिर निकालने के बाद जो है जांचने के लिए कह सकता है आपको कि जांच कीजिए कि ये जो HCF और LCM जो आप निकाले हैं ये HCF LCM सही है या गलत है ना। वो जो दो संख्या का आप HCF LCM निकालिएगा ना, HCF बोले तो मस और LCM बोले तो लस, ठीक है। तो वो सही है या गलत है इसकी पुष्टि करने के लिए आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और सूत्र क्या हो जाएगा आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मतलब मस गुने LCM मतलब लस। मतलब क्या कि एक तरफ जो है आपको वो जो दो संख्या दिया रहेगा ना उन दोनों संख्या में गुना करना है एक तरफ आपको, ठीक है। और दूसरे तरफ जो है उन दोनों संख्या का जो HCF होगा उसमें और LCM जो निकलेगा उसमें गुना करना है, ठीक है। मतलब एक तरफ जो है आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखना है और एक तरफ जो है इन्हीं दोनों संख्या का HCF और इन्हीं दोनों संख्या के LCM में गुना करना है। अगर बराबर आ गया तो सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। पहली संख्या को A कहते हैं, दूसरी संख्या को B कहते हैं। चलिए, और इसी में मान लीजिए आपको कितना चीज हो गया, चार चीज हो गया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM, चार को हो गया ना मान। तो चार मान में से आपको तीन गो मान दे सकता है एग्जाम में और एक गो मान जो है गायब कर देगा, बोलेगा कि उसका निकालिए मान। जैसे कि आपको HCF दे देगा, LCM दे देगा और दो संख्या में से एगो संख्या दे देगा, कहेगा कि एगो संख्या जो हम नहीं दी है उसको निकालिए। मतलब पहली संख्या आपको कह देगा निकालने के लिए, चाहे दूसरी संख्या कह देगा निकालने के लिए, है ना। तीन गो मान दे देगा और एगो मान कहेगा निकालने के लिए। तो पहली संख्या निकालने के लिए सूत्र बन जाएगा HCF गुने LCM बट्टे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालने के लिए सूत्र बनेगा HCF गुने LCM बट्टे पहली संख्या, है ना। अब मान लीजिए HCF LCM में से वो गायब कर देगा, दोनों संख्या दे देगा आपको और HCF चाहे LCM दोनों में से कोई एगो गायब कर देगा, तब क्या होगा। तो HCF गायब करेगा तो HCF के लिए सूत्र बन जाएगा आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM, और LCM के लिए आपका सूत्र बन जाएगा पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा के नीचे HCF, ठीक है। तो ये सूत्र जो है बहुत ही VVI है, ये आपको 2 नंबर में अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक बनेगा हमारा शांत और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। कुछ परिमेय संख्या आपको दे देगा और कहेगा कि आप उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इसकी जांच करने के लिए आपको बहुत सिंपल साधारण ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लीजिए, बस सब क्वेश्चन आप दाग दीजिएगा। देखिए परिमेय संख्या दिया रहेगा मतलब P/Q के रूप का रहेगा, है ना, P/Q के रूप का रहेगा। अब इसकी जांच करनी है कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। बिना भाग दिए आपको जांचना है। अगर भाग देना है तो भाग दे के भी हम जांच सकते हैं। भाग देने के लिए आपको नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना पड़ेगा। अब भाग देने के बाद देखिए कि दशमलव के बाद भी वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दशमलव के बाद वो पूरा पूरा कट गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और दशमलव के बाद अगर न कटा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। भाग देने वाला नियम में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिना भाग दिए पूछेगा कि बताइए बिना भाग दिए कुछ परिमेय संख्या दे देगा, कहेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हमको करना क्या है कि जो भी आपको सवाल में दिया रहेगा तो नीचे वाले को तोड़ना है। मतलब जैसे मान लीजिए Q है नीचे में तो इसको तोड़िएगा, ठीक है। और तोड़ने के बाद करना क्या है, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है, ठीक है, तो 2 के पावर m इंटू
5 की पावर n के रूप का हो गया इसके नीचे वाला, तो समझ जाइएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर नहीं हुआ तो समझिएगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। मतलब जिसके हर में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, जिसके बट्टा के नीचे केवल 2 आए तो भी शांत, 5 आए तो भी शांत, 2 और 5 दोनों भाई आए तो भी शांत। लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तब, जैसे कि मान लीजिए तीसरा का मतलब हुआ दुइयो आया, तीनों आया और पांचों आ गया, तो दुइयो है पांचों है, तीनों घुस रहा है इसमें, तो 3 का है घुसा, इसीलिए ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो 2 5 के अलावा कोई तीसरा आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल 2 आ रहा है, चाहे केवल 5 आ रहा है, चाहे 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना सीखेंगे, तो वो हम क्लास में ही बता देंगे। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसी में बता देंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लगातार अब जो है इस चैनल पे आते रहेगा और तैयारी जो है ज़बरदस्त होगा। धन्यवाद।